हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन आज यूपी लेखपाल के एग्जाम से बनने वाले हैं। आप सभी को पता होगा लेखपाल का एग्जाम डेट आ चुका है। कब होगा? तो ये होगा 21 मई 2026 को, ठीक है, 21 मई 2026 को होने वाला है। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो इसलिए इसका पहला पार्ट हो चुका है, जो कि योजना ग्राम समाज व विकास से था। 400 प्लस क्वेश्चन जो कि उसका करवा चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा, एक साथ उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, रमन प्रभाव, जो रमन प्रभाव है या रमन इफेक्ट है, ये रमन जो थे एक वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया है इस खोज को। और इन्हें इसकी रमन इफेक्ट की खोज के लिए जो है तो कौन से वैज्ञानिक थे? सीवी रमन थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा बातें जान लेते हैं। जैसे कि सीवी रमन द्वारा ये जो खोजा गया था, कब खोजा गया था? तो 28 फरवरी 1928 को ये रमन प्रभाव खोजा था इन्होंने। और ये होता क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव या गैस से गुजरती हैं तो प्रकाश के कणों यानी कि फोटॉनों की ऊर्जा में परिवर्तन के कारण प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति व रंग बदल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है रमन प्रभाव। ठीक है, इनके साथ एक और थे, रमन, सीवी रमन व के एस कृष्णन। ठीक है, के एस कृष्णन, तो ये दोनों ने मिलकर जो है ये रमन प्रभाव की खोज किया था। ज़्यादा योगदान रमन का था, इसलिए सीवी रमन का नाम ज़्यादा आता है। और इन्हें इसके लिए 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इन्हीं की खोज के कारण 28 फरवरी को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको लोग ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करेंगे तो ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च यानी TIFR की स्थापना किया गया। ठीक है, और 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना इन्होंने ट्राम्बे में किया, महाराष्ट्र में। अब इसका नया नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको कहते हैं बार्क। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को 1954 में, कब सम्मानित किया गया था? 1954 में इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, हरगोविंद खुराना की बात करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट थे, जिन्हें जेनेटिक कोड, एक होता है जेनेटिक कोड की गुत्थी सुलझाने के लिए जाना जाता है। इन्हें मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की इन्होंने नींव रखा था। हरगोविंद खुराना जो है, इन्हें 1968 में 1900 अभी इसके बारे में क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन जान लीजिए 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक खोज की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। इनके साथ साथ मार्शल बी नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ इन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इनको 1969 में जो है क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पद्म भूषण दिया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को जो क्या कहते हैं, मिसाइल मैन कहा जाता है, इंडिया के मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि ये बुक बनाया गया है। इसमें आपको इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और साथ ही साथ 3 सॉल्व पेपर इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि नया सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन को समाहित किया गया है। आपको इस बुक को आप तैयार करेंगे तो लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। आप इस बुक को देख सकते हैं। और चक्षु की जो है लेखपाल के लिए, लेखपाल परीक्षा के लिए स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूती से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें क्वेश्चन को समाहित किया गया है। और एक प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद उसका जो है सॉल्व पेपर यानी कि एनालिसिस जो है बिल्कुल डिटेल वार दिया गया है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया गया है, जहाँ से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो भी है वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ चक्षु ने लेखपाल परीक्षा के लिए राजस्व लेखपाल के संपूर्ण स्टडी गाइड, राजस्व लेखपाल का प्रैक्टिस सेट पेपर, ग्राम समाज और विकास के लिए अलग से बुक निकाला गया है। साथ ही साथ इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान और जानकारी, ठीक है, सामान्य हिंदी के अलग से निकाले हैं, तो आप इसको ऑनलाइन जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यही है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो उनका क्या नाम है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल कार्यक्रम व बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के विकास में अनेक अद्वितीय योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इनके नेतृत्व इन्होंने IGMDP का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इनके मार्गदर्शन में पृथ्वी व अग्नि मिसाइल विकसित हुई। और इनकी एक पुस्तक है जो पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर, तो इन्हीं की पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग संचार यानी कि इंटरनेट में किया जाता है, भौतिकी के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किस पर काम करता है? तो ये काम करता है जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जो कि इंटरनेट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर यहाँ पे C ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था इसमें से, ठीक है। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। यहाँ पे भास्कर, रोहिणी और ये दिया गया है आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट यहाँ पे C ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। और ये आर्यभट्ट उपग्रह जो था इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसरो के द्वारा यह निर्मित है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा यह निर्मित है, इसरो के द्वारा यह बनाया गया था, ठीक है, इसरो के द्वारा निर्मित है। और इसे सोवियत संघ के, क्योंकि अपना कोई लॉन्च पैड उस समय था नहीं, तो सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि आज के डेट में रूस के नाम से जानते हैं, तो रूस के सहयोग से रूस का कॉस्मोस 3M रॉकेट की सहायता से जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट यहाँ पे याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह था अपने भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली MRI मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पे बताना है MRI मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म है, जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये काम करती है चुंबकीय अनुनाद यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसका इसका फुल फॉर्म ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस पर काम करता है, आंसर C पार्ट इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य की संकल्पना और दशमलव प्रणाली का विकास किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ से जुड़ा हुआ है? यानी कि शून्य की जो संकल्पना हुई और दशमलव प्रणाली का जो विकास हुआ, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने किया ये सब? तो वो थे आर्यभट्ट, ठीक है। इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट पहला जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया वो इन्हीं के नाम पर भेजा गया था, ठीक है। ये 476 से 550 ईस्वी तक रहे थे, और उसी पीरियड में इन्होंने जो है सारी चीजें की। इन्होंने इसके अलावा पृथ्वी की गति व पाई का मान भी इन्होंने ही बताया था, 3.1416, ये इन्हीं के द्वारा बताया गया था। तो आंसर C पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, आंसर B पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो MS स्वामीनाथन है, जिन्हें माना जाता है हरित क्रांति के जनक, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, इन्होंने श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। और मेधा पाटेकर की बात करेंगे तो इन्होंने एक योजना चली थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उसके जो है ये कौन थे? संस्थापक थी 1985 के आसपास, ठीक है, 1985 में। तो मेधा पाटेकर ये थी। सुंदरलाल बोगड़ा की बात करेंगे तो ये इन्हें हिमालय का रक्षक कहा जाता है, हिमालय का रक्षक कहा जाता है।
ये पर्यावरणविद थे जिन्होंने चिपको आंदोलन से जुड़े। चिपको आंदोलन कब चला? 1970 में चला। तो इन्हें जो है ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे और इन्हें मतलब कि सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें, जिसको कहा जाता है इंफ्रारेड रेज कहा जाता है, जो कि ये टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल है उसमें इस प्रकार की यानी अवरक्त किरणें का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब इसरो के बारे में जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। किसने किया? तो विक्रम साराभाई द्वारा के द्वारा किया गया था। ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु रखा गया। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। ठीक है, वी नारायणन, तो ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं। और इसके 3 मुख्य केंद्र हैं। एक है VSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि ये पड़ता है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, जो कि ये कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, केरलम में तिरुवनंतपुरम VSC। इसका दूसरा जो मुख्य केंद्र है वो आ जाता है URSC मतलब UR राव। ठीक है, एक नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि ये बेंगलुरु में ही स्थित है। ठीक है, इसका एक अन्य मुख्य केंद्र है जिसको SDSC कहा जाता है यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये यहीं पर स्थित है। और इसको अन्य नाम इसको SHAR भी कहा जाता है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, बोसान कण का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, माइक्रोवेव ओवन को भोजन पकाने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? इसका आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका नाम है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे, तो माइक्रोवेव वेव का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, तो पहले क्वेश्चन में इसके बारे में बात हुआ है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। और होमी जहांगीर भाभा जो कि 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की 1945 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इसके अलावा 1954 में इन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे में स्थापना किया था, जिसका अभी नाम नया हो गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको नाम से जानते हैं, यानी बार्क के नाम से जानते हैं। तो ये काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरियां मुख्य रूप से किस धातु पर आधारित होती हैं? तो जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होती हैं बैटरियां या फिर इलेक्ट्रिक जो वाहन है इस समय ई व्हीकल, तो उसमें जो बैटरियां इस्तेमाल होती हैं उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लिथियम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी पार्ट इसका राइट है। भारत ने 2014 में अपने पहले ही प्रयास में किस ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक यान भेजा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में जो भेजा गया था वो ग्रह कौन था? तो वो था मंगल ग्रह। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन सा मिशन था। तो वो मिशन था मॉम मिशन नाम के जाना जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसका पूरा नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था ये क्या था? 2014 में मंगल ग्रह पर इसको भेजा गया था। और 2014 में मंगल पर पहुंचने वाला ये भारतीय यान था। और कब? 2014 में, तो ये पहुंचा था 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर को अपने पहले ही प्रयास में जो है, और पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारतीय यान बना, जो कि इसरो का यह जो है कथित चौथी एजेंसी बनी थी। ठीक है, इसरो के द्वारा भेजा गया था, जो कि ये चौथी पूरी दुनिया में चौथी एजेंसी बनी जो मंगल पर अपना जो है उपग्रह भेज पाई थी। ठीक है, इसके पहले रूस यानी सोवियत संघ और नासा जो कि अमेरिका की है। ठीक है, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन,
और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ पर पहुँच पाए थे, और फिर चौथी एजेंसी बनी इसरो अपने भारत की। ठीक है, तो यही 4 अभी जो है मंगल ग्रह पर अपना यान जो है भेज चुके हैं। और ये जो अपने भारत का जो मॉम मिशन था, ये सबसे कम लागत में बनकर तैयार हुआ था। 450 करोड़ रुपए मात्र इसमें लगा था। ठीक है, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण किया गया था श्रीहरिकोटा से PSLV। ठीक है, रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा, PSLV C-25 रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलिए, सिटी स्कैन किन किरणों का उपयोग किया जाता है? सिटी स्कैन में कौन से किरण का प्रयोग करते हैं, कौन सी रेज का प्रयोग करते हैं? तो उस रेज का नाम है एक्स रे। ठीक है, एक्स जो तरंगे हैं या एक्स रेज हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नेविगेशन सिस्टम यानी कि इंडियन GPS का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया नाविक। क्या नाम है? नाविक है, जो कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और ये इंडियन GPS है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, और इसका एक अन्य नाम है IRNSS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित है? तो इसरो के द्वारा विकसित है, इसरो ने इसको विकसित किया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेट्रोमैन के नाम से किस भारतीय इंजीनियर को जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसमें से कौन से ऐसे नाम है जो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए पार्ट, ई श्रीधरन को जाना जाता है, तो यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लेजर का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में लेजर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेजर का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म बनता है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अब देखिए, एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इन्हें दिया गया था 1983 में नोबेल पुरस्कार, और किसके क्षेत्र में? तो भौतिकी में इन्हें दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे और किसके लिए? तो तारों की संरचना और विकास के लिए इन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, UPI भुगतान प्रणाली को किस संस्था ने विकसित किया है? UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। ठीक है, जो कि UPI है, UPI शॉर्ट फॉर्म में है, पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका पूरा नाम है, जो कि किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो NPCI के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। और ये लॉन्च कब किया गया था? 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। तो 21 का आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, केस्कोग्राफ नामक यंत्र जो पौधों की वृद्धि को मापता है, इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आविष्कार किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, LED बल्ब और CFL की तुलना में बेहतर क्यों माने जाते हैं? LED बल्ब जो है CFL की तुलना में बेहतर क्यों माने जाते हैं? तो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं? कम बिजली की खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, कौन? LED बल्ब, इसीलिए CFL की तुलना में ये अच्छे माने जाते हैं। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है किसने किया है, डेवलप किसने किया है? परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर भारत का जो था पहला था, और इसको जो है विकसित किया गया था CDEC कंपनी के द्वारा। CDEC कहाँ पर है? ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में एक कंपनी स्थित है, जिसके द्वारा जो है क्या परम सीरीज से सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया। तो आंसर यहाँ पे इसके लिए ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या था? विक्रम। अब देखिए, चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो ये लैंडिंग कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को शाम, टाइम पूछेगा तो 6:04 बजे, 6:04 पर जो है ये लैंडिंग किया गया था शाम को। और ये लॉन्च कब हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। रॉकेट का नाम था LBM-3M4, ये रॉकेट का नाम है, जिसके द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा
आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से इसका जो है लॉन्च किया गया था और इसके लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, ठीक है। और एक रोवर था जिसका नाम था क्या, प्रज्ञान, ठीक है, जो कि ये 26 किलोग्राम का था। 26 किलोग्राम का प्रज्ञान रोवर था जो कि ये चंद्रमा की सतह पर जो है 105 मीटर ये चला था। कितना, 105 मीटर ये चला था। और लैंडिंग जो साइट थी उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 जो था भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन था। इसको लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से इसको भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। श्रीहरिकोटा से इसको भी लॉन्च किया गया था जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके रॉकेट का नाम था PSLV C57, ठीक है। PSLV C57 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और यह जो है 6 जनवरी 2024 को जो है यह अपने निर्धारित L1 पॉइंट पर जो है ये सफलतापूर्वक पहुंच गया था। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इनमें से कौन सी है। तो उसका नाम है ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैट जीपीटी जो हाल ही में चर्चा में रहा किस तकनीक पर आधारित है। तो चैट जीपीटी की बात करेंगे तो ये जनरेटिव AI है जिस पर आधारित है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, इनमें से पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो INS विक्रांत है। कौन सा है, INS विक्रांत। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उपयोग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्राथमिक जो उपयोग था ये क्रिप्टो करेंसी में, जैसे कि बिटकॉइन है जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक उदाहरण है, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। जो आने वाले जो मानव अंतरिक्ष मिशन है उसका नाम क्या रखा गया भारत में, तो उसका नाम है गगनयान, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रक्षा क्षेत्र में S-400 ट्रायम्फ क्या है जिसे भारत ने रूस से खरीदा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400 जो कि ये किसके द्वारा खरीदा गया है, तो भारत के द्वारा खरीदा गया है। किससे खरीदा गया है, तो रूस से खरीदा गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 5G तकनीक में जी का क्या अर्थ है। 5G तकनीक में जी का क्या अर्थ है ये बताना। तो 5G तकनीक में जी का अर्थ है जनरेशन, ठीक है। 5G 4G 3G, तो जी वहाँ पर क्या आ जाता है, जनरेशन की बात कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है तेजस क्या है। तो तेजस की अगर बात करेंगे तो क्या एक सुपर कंप्यूटर है, नहीं। तो तेजस क्या है, तेजस की बात करें तो एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, जिसको भारत के द्वारा निर्मित है, मतलब कि स्वदेशी है पूर्ण रूप से। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में जो सूचना की जो मूल इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं क्यूबिट्स। क्या कहते हैं, क्यूबिट्स कहा जाता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इसरो का वह प्रक्षेपण यान जिसे वर्क हॉर्स कहा जाता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं PSLV, ठीक है। क्या कहते हैं, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इसको वर्क हॉर्स कहा जाता है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नाग मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। नाग मिसाइल क्या है, तो नाग मिसाइल जो होती है यह दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब एक बार इसको दागने पर आप भूल जाइए, अपने आप टारगेट सेट करके जो है मार देगी। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ क्या है, तो IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना और डेटा को साझा करना, इसका जो है अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम था राकेश शर्मा, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या थे, ये विंग कमांडर थे। विंग कमांडर
राकेश शर्मा थे, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 3 अप्रैल 1984 को ये सोवियत संघ के सोयूज, ठीक है, सोयूज T1 सोयूज T11 मिशन के तहत जो है ये गए थे। और अंतरिक्ष स्टेशन जो है वहाँ पे जिस पर रुके थे उसका नाम है सल्यूट, ठीक है, सल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन है, जिस पर ये लगभग 8 दिन रहे थे, यानी कि एग्जैक्ट देखें तो 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट वहाँ पर बिताए थे। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो वो है INS अरिहंत, ठीक है, आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका मतलब इंटरनेट पर डेटा स्टोर और प्रोसेस करना, ठीक है, यानी कि आप लोकल जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें ना स्टोर करके इंटरनेट पर ही डेटा को स्टोर करना और उसके बाद उसका प्रोसेस करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण आप सबसे डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर में क्या करते हैं आप सभी चीज़ें इंटरनेट पर ही अपलोड रहती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहला रॉकेट कौन सा था जिसे 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो उसका नाम क्या था यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए पार्ट विक्रम-S उसका नाम रखा गया था, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए DRDO का फुल फॉर्म क्या है? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था रिसर्च करने के लिए, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है स्थित है, और यह जो है किसके अंतर्गत? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अभी इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष रॉकेट के ऊपरी चरण में, यानी कि भारी उपग्रहों के लिए करते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? 3D प्रिंटिंग तकनीक को और हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना में शामिल प्रचंड क्या है? भारतीय वायुसेना में शामिल प्रचंड की बात करेंगे तो एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रचंड जो है ये पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे HAL के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, JWST किस स्पेस एजेंसी का मुख्य जो है क्या है मिशन है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे JWST की तो ये जो है नासा और इसके साथ यूरोपीय और कनाडाई एजेंसी के साथ जो है मिलकर तीनों ने मिलकर बनाया। नासा जो है अमेरिका का है, तो इन तीनों के द्वारा ये मिलकर एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2021 को लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अस्त्र मिसाइल की किस श्रेणी की मिसाइल है? अस्त्र मिसाइल जो है ये किस श्रेणी की मिसाइल के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये हवा से हवा, यानी कि एयर टू एयर मार करने में सक्षम मिसाइल है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। CRISPR-Cas9 तकनीक का संबंध किससे है? CRISPR-Cas9 की अगर बात करें तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जीन एडिटिंग से संबंधित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला मुख्य रूप से किस प्रकार की है? भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला की बात करेंगे तो ये जो है अग्नि, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर तक अग्नि 5 जो अभी उन्नत संस्करण इसका आया है तो उसकी रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अग्नि मिसाइल की श्रृंखला जो है क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जानी जाती है। भारतीय वायुसेना में शामिल लड़ाकू विमान राफेल किस देश से खरीदा गया? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जूनियर स्टैंड के 5500 जो 3200 जो पेपर हो 3284 वाला उसमें क्या है पूछा गया था, ठीक है। तो राफेल M करके लिखा हुआ था, जो कि ये किसके द्वारा मतलब किस देश से खरीदा गया ये पूछा गया था और यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्रांस के द्वारा खरीदा गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या था, चारों ऑप्शन में फ्रांस नहीं दिया था
तो उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं सही था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिनाका क्या है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, पिनाका, पिनाका की बात करेंगे तो एक ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसको किसने विकसित किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो 52 का आंसर बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम कितनी गुना अधिक होती है। ठीक है, मैक में अगर ध्वनि की गति मापी जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गति है ध्वनि की गति से कितनी गुना अधिक होगी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, 5 गुना अधिक होगी। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। चलिए, वाहनों पर टोल टैक्स के लिए अनिवार्य फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है। तो फास्टैग जो लगा हुआ होता है ये किस तकनीक पर काम करता है, तो RFID तकनीक पर काम करता है। RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, जिस पर यह काम करता है। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में किस श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 की बात करेंगे तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के लिए किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स है, ये रीयूजेबल रॉकेट्स की बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। सुपर कंप्यूटर की गति जो है स्पीड को मापने की इकाई क्या है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इसका पूरा नाम है, तो इसके माध्यम से मापी जाती है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आकाशा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, तो ये जो मिसाइल है 58 का आंसर क्या हो जाएगा, यह सतह से हवा में मार करती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर और पवन, यानी सौर मतलब सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, पवन मतलब हवा से जो प्राप्त ऊर्जा है, इसका उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से इसको प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, इसरो की कॉमर्शियल आर्म का नाम क्या है। कॉमर्शियल शाखा यानी कि वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है इसरो की, तो उसका नाम है एंट्रिक्स NSIL। ठीक है, NSIL एंट्रिक्स और NSIL जो कि है इसकी वाणिज्यिक शाखा। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, ग्राफीन क्या है जिसे भविष्य का पदार्थ माना जाता है। ग्राफीन जो है ये कार्बन का ही एक अपर रूप है जो स्टील से 200 गुना मजबूत होता है, जिसको भविष्य का पदार्थ माना जाता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर किस काम आता है। भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर जो है 62 का आंसर क्या हो जाएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ये भारी वजन यानी कि जैसे तोपें हैं, वाहन है, इनको उठाने और परिवहन के लिए जो है हैवी लिफ्टिंग के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं चिनूक को। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चालक रहित कारों में आसपास की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो चालक रहित कारों में आसपास की वस्तुओं का पता लगाने के लिए 63 का आंसर क्या हो जाएगा, लीडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी रॉकेट को न्यूनतम कितनी गति यानी कि इसको कहते हैं प्लायन वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है, यानी कि न्यूनतम जो पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है जिससे उस पर उस गति से फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, ये बताना। तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर किसी की गति बना दें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी। अगला प्रश्न, मेटावर्स क्या है। अगला क्वेश्चन है मेटावर्स क्या है 65। तो मेटावर्स जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि आभासी दुनिया है जहां लोग डिजिटल अवतार के रूप में मिलते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, समुद्र की गहराइयों में खनिजों की खोज के लिए भारत के मिशन का नाम क्या है। ठीक है, समुद्र की गहराइयों में जाके खनिजों की खोज करना तो उसको कहा जाता है डीप ओशन मिशन। ठीक है, भारत का यह मिशन है जिसका नाम है डीप ओशन मिशन, जो क्या काम करता है, डीप ओशन मिशन समुद्र की गहराइयों में जाकर खनिज की खोज करता है। इंद्र भारतीय रक्षा संदर्भ में क्या है। इंद्र की बात करेंगे तो आंसर 67 का आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र जो है भारतीय रक्षा संबंध में क्या है, इंद्र जो है एक प्रकार का ये रडार है। क्या है,
रडार है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, इंद्र रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वरुणास्त्र क्या है, वरुणास्त्र की बात करेंगे 68, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक स्वदेशी भारी वजन उठाने वाला टारपीडो है। तो आंसर यहाँ पे इसका सी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, लाईफाई तकनीक वाईफाई से कैसे अलग है। तो लाईफाई तकनीक जो है ये क्या काम करती है, यह रेडियो तरंगों के बजाय लाइट का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन के लिए करती है, तो उसको कहते हैं लाईफाई तकनीक, ठीक है। और वाईफाई जो है ये रेडियो तरंगों का प्रयोग करती है। तो ये दोनों इस प्रकार अलग हैं, बाकी सारे काम सेम है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, नेत्र क्या है जिसे भारतीय वायुसेना उपयोग करती है, नेत्र क्या है। नेत्र की बात करेंगे तो ये एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसको भारतीय सेना के द्वारा उपयोग करता है, उसका नाम रखा गया है नेत्र। यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों का अध्ययन किस पैमाने पर किया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों का अध्ययन जो है नैनोमीटर में किया जाता है, ठीक है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के अंतर्गत। तो आंसर यहाँ पे जो है सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। इसरो का नया रॉकेट SSLV किस लिए बनाया गया है, ठीक है। इसरो का नया जो रॉकेट है SSLV, ये छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए बनाया गया है, ठीक है। SSLV मतलब कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि छोटे उपग्रह कितने छोटे हों, मतलब जैसे 500 किलोग्राम से कम उपग्रह तक, 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को जो है भेजने के लिए बनाया गया है। तो बी पार्ट करेक्ट है। होलोग्राफी में तकनीक का उपयोग होलोग्राफी तकनीक का उपयोग क्या बनाने में करते हैं। तो होलोग्राफी तकनीक का उपयोग इसमें से 3D जो चित्र है उसको बनाने के लिए करा जाता है। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निर्भय मिसाइल की श्रेणी क्या है। निर्भय मिसाइल की बात करेंगे तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है के अंतर्गत आती है निर्भय मिसाइल, तो यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC या फिर SHAR सार जहां से इसरो अपने रॉकेट लॉन्च करता है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन में जब इसरो के बारे में बात हुआ था तब ये इसका इसरो का ही एक मुख्य केंद्र है जिसके बारे में बताया गया। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। बौद्धिक संपदा का मुख्य रूप से क्या अर्थ है। बौद्धिक संपदा का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये मानव मस्तिष्क, बुद्ध की संरचनाएं यानी बुद्धि की संरचनाएं जैसे कि आविष्कार और कला से रिलेटेड है, तो उसको कहा जाता है बौद्धिक संपदा। यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पेटेंट अधिकार सामान्यतः कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो पेटेंट का अधिकार जो है ये सामान्यतः 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी उत्पाद की विशिष्ट पहचान या फिर लोगो या ब्रांड नाम की सुरक्षा किस अधिकार के तहत जाती है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ट्रेडमार्क के अंतर्गत आती है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और साहित्य कृतियों यानी कि किताबों को मुख्य रूप से किस कानून के तहत सुरक्षा मिलती है। तो ये मिलता है कॉपीराइट अधिनियम के तहत। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी कि DRM का मुख्य उद्देश्य क्या है। DRM का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सामग्री के अनधिकृत उपयोग और वितरण को रोकना, उसका डिजिटल राइट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी डिजिटल सामग्री का अनधिकृत उपयोग और उसके वितरण को रोकना इसका मेन काम है। चलिए, साइबर स्क्वैटिंग का संबंध किससे है। साइबर स्क्वैटिंग की बात करेंगे तो ये एक लाभ कमाने के लिए प्रसिद्ध नामों के डोमेन नेम रजिस्टर करने से जो होता है उसको क्या क्या कहा जाता है, साइबर स्क्वैटिंग, ठीक है। तो सी पार्ट इससे रिलेटेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह कौन सा लाइसेंस है जो रचनाकारों को अपनी सामग्री को कुछ शर्तों के साथ मुफ्त में साझा करने की अनुमति देता है। उस लाइसेंस का नाम क्या है। तो उस प्रकार के लाइसेंस को कहा जाता है क्रिएटिव कॉमन्स। क्या कहा जाता है, क्रिएटिव कॉमन्स। तो यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्न कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बर्न कन्वेंशन की बात करेंगे तो 83 का बी पार्ट हो जाएगा, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण यानी कि कॉपीराइट से संबंधित है। तो वो बर्न कन्वेंशन, तो यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि IT एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। तो IT एक्ट जो अगर बात करेंगे 84, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सन 2000 में इसको लागू किया गया था। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी और के शोध पत्र या लेख को अपना नाम देकर प्रकाशित करता है तो ये क्या कहलाता है? तो यदि कोई व्यक्ति किसी और के शोध पत्र या लेख को अपना नाम देकर प्रकाशित करता है तो उसको कहा जाता है प्लेगेरिज्म, ठीक है, यानी साहित्यिक चोरी जिसको कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसको करेक्ट। चलिए, ट्रिप्स समझौता किस संगठन के ढांचे के अंतर्गत आता है? तो ट्रिप्स समझौता की बात करेंगे तो ये WTO संगठन के ढांचे के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ पे क्या है? सी पार्ट इसका भी राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? तो भारत में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाला दार्जिलिंग की चाय थी, जिसको सर्वप्रथम GI टैग दिया गया था। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। भारत में किसी लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट कितने वर्षों तक वैध रहता है? तो किसी लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक वैध रहता है। आंसर यहाँ पे सी पार्ट इसका राइट है। चलिए, पब्लिक डोमेन में मौजूद सामग्री का अर्थ क्या है? पब्लिक डोमेन में मौजूद सामग्री का अर्थ क्या बनता है? तो इसका अर्थ है कि वह सामग्री जिसके बौद्धिक संपदा अधिकार समाप्त हो चुके हैं तो पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट है। डिजिटल हस्ताक्षर को भारत में किस अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है? तो डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। औद्योगिक डिजाइन का अधिकार किसी उत्पाद के किस पहलू की रक्षा करता है? तो औद्योगिक डिजाइन जो है यह उत्पाद का सौंदर्य और बाहरी स्वरूप जो है उसकी रक्षा करता है, पहलू की रक्षा करता है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट इसका राइट है। चलिए, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? ठीक है, फिशिंग टर्म क्या होता है? फिशिंग की बात करेंगे 93, तो यह जो है संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए भेजा गया जो ईमेल होता है, स्पैम ईमेल या धोखेबाज ईमेल या संदेश होता है, तो उसको कहा जाता है, इस प्रकार अगर कर लेता है तो उसको कहा जाता है फिशिंग करना। ठीक है, फिशिंग करना मतलब कि सेंसिटिव जो हमारे डाटा है उसको चुराने के लिए सेंड किया गया एक धोखेबाज ईमेल या संदेश या स्पैम जो है मैसेज, तो उसको कहते हैं फिशिंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के योग्य नहीं है? पेटेंट के योग्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो दिया गया है कि नई दवा का फार्मूला, एक नई मशीन। तो एक नई दवा का फार्मूला बिल्कुल पेटेंट के योग्य होता है। एक नई मशीन ये भी पेटेंट किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत या गणितीय विधि, तो ये क्या होता है? तो ये भी जो होता है क्या है? ये पेटेंट के योग्य नहीं होता है। विनिर्माण की एक नई प्रक्रिया, तो ये भी पेटेंट के योग्य है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 2008 में IT अधिनियम में संशोधन करके कौन सा नया अपराध जोड़ा गया था? 2008 में IT अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें जो नया अपराध जोड़ा गया तो उसका नाम क्या था? तो वो था साइबर आतंकवाद। क्या था? साइबर टेररिज्म, जिसको 2008 में IT अधिनियम में संशोधन करके जोड़ा गया। भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद उसका नवीनीकरण कराना यानी रिन्यूअल कराना पड़ता है? तो 96 के आंसर की बात करेंगे तो ये होता है 10 वर्ष तक वैध। यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैड्रिड प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मैड्रिड प्रोटोकॉल 97 का आंसर क्या हो जाएगा? मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IT अधिनियम की किस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 श्रेया सिंघल मामला में असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो वो कौन सा धारा था? तो 98 का आंसर इसका क्या हो जाएगा? धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान किस बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ा हुआ है? अनिवार्य लाइसेंस को अनिवार्य करना, यहाँ पे ये पेटेंट से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDP एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये पारित हुआ था सन 2023 में। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। यहाँ पे दिया गया कॉपीराइट के प्रतीक चिन्ह जो इस तरीके से आपको बना हुआ मिलता है या दिखता है, तो इसका उपयोग जो है क्या दर्शाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले हम बात करें कॉपीराइट क्या होता है।
कॉपीराइट जो होता है ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार होता है जो किसी रचनाकार को उनकी मूल कृतियां यानी कि जैसे ओरिजिनल जो उनके वर्क्स हैं, काम हैं, उन पर जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको कॉपीराइट कहा जाता है। अब इसकी अवधि कितनी होती है, तो भारत में कॉपीराइट अधिनियम जो 1957 है, ठीक है, कॉपीराइट अधिनियम बना भारत में 1957 में, उसके तहत साहित्यिक कार्य के लिए सुरक्षा की अवधि लेखक के जीवन काल और उनकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक होती है। ठीक है, 60 वर्ष बाद तक जो है उनकी क्या होती है, कॉपीराइट होती है। क्षेत्र कौन कौन से कॉपीराइट में आते हैं, तो उसमें किताबें हो गई, संगीत है, पेंटिंग है, ठीक है, फिल्म है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, वीडियो हो गए, जैसे कार्य जो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कॉपीराइट का जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या दर्शाता है कि उत्पाद पेटेंटेड है, या फिर उत्पाद ट्रेडमार्क है, या फिर कॉपीराइट जो है कार्य कॉपीराइट सुरक्षित है, या फिर उत्पाद रिसाइकिल योग्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पे इसके लिए सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कार्य जो होता है वो क्या होता है, कॉपीराइट सुरक्षित है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो कॉपीराइट से सुरक्षा उसको प्रदत्त है। अगर आप उसका जो है अनुचित उपयोग करेंगे तो जो है उसके लिए कानूनी सुरक्षा के अनुसार जो है कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पायरेसी, बायोपायरेसी का अर्थ क्या है। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या होती है, तो इसका अर्थ है किसी देश के जैविक संसाधन, जैसे कि हो गया पौधा है, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, और इससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का किसी बाहरी व्यक्ति या बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा बिना अनुमति या उचित भुगतान के व्यावसायिक प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में अगर हम देखें तो बासमती की अगर हम बात करते हैं, जो बासमती चावल है, तो 1997 में बासमती चावल में क्या हुआ कि एक अमेरिकी कंपनी थी, उसने बासमती चावल की एक नई किस्म पर पेटेंट जो है प्राप्त कर लिया। पेटेंट जो प्राप्त कर लिया था, जबकि भारत की अगर बात करें तो बासमती जो है भारत की सदियों पुरानी जो है विरासत है, तो इसको जो है ये क्या हो गया था, ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। इस तरीके से कार्य हल्दी की बात करें तो 1995 में एक अमेरिका में हल्दी के जो है घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट दिया गया था अमेरिका को, और भारत के कड़े विरोध के बाद इसे रद्द किया गया, क्योंकि यह भारत की जो है पारंपरिक ज्ञान है। तो इस प्रकार ये जो काम होता है ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। तो इसका अर्थ है बिना अनुमति के स्वदेशी जैविक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो सी पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ट्रेडमार्क के संदर्भ में प्रतीक का क्या अर्थ है। जो ये आर इन सर्किल मतलब इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखता है, तो इसका क्या मतलब है। ये ट्रेडमार्क का चिन्ह होता है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इस प्रकार के अगर ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो देखिए ट्रेडमार्क सबसे पहले समझिए कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ठीक है, कॉपीराइट, बायोपायरेसी और ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है इसकी हिंदी अगर अर्थ की बात करें तो व्यापार चिन्ह इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट पहचान होती है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के, ठीक है, उत्पाद जो होते हैं उसके प्रोडक्ट होते हैं, और सेवाएं जो होती है सेवाओं को बाजार में दूसरों से जो है अलग बनाती हैं। यह जो होती है एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो ब्रांड की जो क्या होती है विशिष्टता और प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। जैसे कि अगर इसमें प्रकार की बात करेंगे तो जैसे कोई शब्द हो गया, नाम है किसी का, ठीक है, स्लोगन हो गया, लोगो होता है, डिजाइन है और प्रतीक है, यहाँ तक कि कोई विशिष्ट ध्वनि भी हो सकता है जो कि ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट इसमें प्रतीक होता है, जैसे कि एक पहला प्रतीक इसमें होता है टीएम का, आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है, इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क यानी टीएम इसका उपयोग तब करते हैं जब ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया हो या वो अपंजीकृत हो, तब इसका हम टीएम का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें जो चिन्ह होता है वो होता है एसएम। एसएम मतलब कि सर्विस मार्क। क्या होता है, सर्विस मार्क। ठीक है, इसका अर्थ होता है सर्विस मार्क, जो कि एसएम के द्वारा डिनोट होता है, और यह दर्शाता है, यह जो है सेवाओं यानी कि जैसे बैंकिंग है, होटल है, इसकी पहचान के लिए एसएम का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा जो प्रतीक चिन्ह आता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आर इन सर्किल, मतलब कि इसका नाम आर इन सर्किल को इसको कहते हैं रजिस्टर्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कहते हैं इसको। तो रजिस्टर्ड का क्या मतलब होता है, यह दर्शाता है कि ट्रेडमार्क आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो चुका है और उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं भी आपके प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट होता है जहाँ पे आपको आर
सर्किल में लिखा हुआ मिलता है, देखते हैं तो इसका मतलब रजिस्टर्ड है, यानी कि ट्रेडमार्क औपचारिक रूप से पंजीकृत हो चुका है और उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। वैधता क्या होती है, वैधता भी पूछ लिया जाता है। तो एक बार पंजीकृत होने पर यह है 10 वर्षों के लिए जो है वैध होता है, जिसे हर 10 साल में रिन्यू कराकर अनिश्चित काल तक इसको जारी रखा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन बना वो तीसरे वाले प्रतीक चिन्ह से बना था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका बी पार्ट हो जाएगा, ट्रेडमार्क आधिकारिक रूप से पंजीकृत है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है कि नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या कहलाता है। नेट न्यूट्रलिटी की बात करेंगे तो ये क्या चीजें होती हैं, तो देखिए नेट न्यूट्रलिटी मतलब कि आपकी जो टेलीकॉम कंपनी है, कि जैसे कि कौन कौन सी, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, ये टेलीकॉम कंपनी है। वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया एक में। तो ये जो टेलीकॉम कंपनी है क्या किसी खास वेबसाइट की स्पीड कम नहीं कर सकती या किसी दूसरी वेबसाइट से पैसे लेकर अतिरिक्त तेज गति नहीं दे सकती हैं। इसका अर्थ ये होता है नेट न्यूट्रलिटी। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं यानी आईएसपी को सभी डेटा ट्रैफिक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये होता है नेट न्यूट्रलिटी का काम। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL किस देश की ये पहल है, ये बताना है। तो जो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है ये किस देश की पहल के अंतर्गत आता है, तो ये भारत ने ये पहल की शुरुआत करी है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 रैंसमवेयर क्या है, अभी आपका कंप्यूटर के टर्म में है। रैंसमवेयर की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो डेटा को लॉक करके फिरौती यानी कि पैसा मांगता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, रैंसमवेयर कहा जाता है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 डीप फेक तकनीक का संबंध किससे है, ठीक है, ये AI से संबंधित है और यह भी हर चर्चा में रहा था डीप फेक। तो यहाँ पे जो टेक्निक है ये संबंध इसका किससे है ये बताना है। तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा नकली वीडियो ऑडियो बनाने से संबंधित है। डीप फेक मतलब किसी का वीडियो है उस पर चेहरा किसी दूसरे का लगा दो, तो इस तरीके से वो डीप फेक वीडियो के अंतर्गत आता है, या डीप फेक ऑडियो या डीप फेक इमेज जो बनाया जाता है तो वो AI के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये AI से रिलेटेड है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पेरिस कन्वेंशन जो 1883 में हुआ था ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये बताना है। पेरिस कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये जो है एक औद्योगिक जो है संपत्ति यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के संरक्षण से संबंधित है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था समझौता, 1883 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 कंप्यूटर में कुकीज का क्या कार्य है, ठीक है, कुकीज आपने देखा होगा कंप्यूटर में। तो ये कुकीज क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, यूजर की ब्राउजिंग जो गतिविधि है और प्रेफरेंस को क्या करता है, ये याद रखता है, सहेजे रखता है। तो वो होता है किसका काम, ये कुकीज का काम होता है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कानून में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड यानी IPAB को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए IPAB की अगर बात करेंगे तो IPAB यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। स्थापना हुई थी सितंबर 2003 में, ठीक है, सितंबर 2003 में। और इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई बनाया गया था और इसको समाप्ति कब किया गया, अप्रैल 2021 में इसकी समाप्ति कर दी गई। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पेटेंट कानून के संदर्भ में एवरग्रीनिंग का क्या अर्थ है, ठीक है, पेटेंट कानून के संदर्भ में एवरग्रीनिंग का अर्थ क्या है, इसमें से बताना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पेटेंट की अवधि समाप्त होने से पहले मामूली बदलाव करके अवधि बढ़ाने की कोशिश करना एवरग्रीनिंग कहलाता है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है, ठीक है, सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क दोनों, अभी मैंने जो उनका प्रतीक चिन्ह है यानी कि SM और TM में पूछा गया अंतर क्या होता है, ठीक है। तो SM के बारे में बताया यानी कि सर्विस मार्क के बारे में बताया कि यह क्या होता है, सेवा जैसे कि बैंकिंग और होटल की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। और TM जो होता है ट्रेडमार्क,
इसका उपयोग तब करते हैं जब ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है या वो अपंजीकृत हो, तब ट्रेडमार्क का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसमें दोनों में मुख्यतः यही अंतर है। और इसमें अगर देखें तो सर्विस मार्क सेवाओं के लिए है, ट्रेडमार्क वस्तुओं के लिए। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, भारत की राष्ट्रीय आईपीआर नीति यानी नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016, ये लिखा हुआ 2016 के ध्येय वाक्य यानी कि स्लोगन उसका क्या है ये बताना। ठीक है, जो भारत की राष्ट्रीय आईपीआर नीति है 2016 वाली, उसका स्लोगन क्या था? उसका स्लोगन था रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हैकिंग के लिए आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है? ठीक है, हैकिंग अगर आप करते हैं कंप्यूटर में तो आईटी अधिनियम की जो धारा है वो कौन सी धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है उसमें वर्णन है। तो ये धारा 43 और धारा 66 के अंतर्गत आपको अगर आप हैकिंग करते हैं तो उसके लिए आपको सजा दिया जाएगा। प्रावधान इसमें आईटी अधिनियम में दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो धारा 67 जो कि है ये आईटी अधिनियम धारा 67 में अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण, ठीक है, उसका प्रकाशन करना और उसका प्रसारण करना को रोकने के लिए ये बनाया गया धारा 67, जिसमें अगर आप पहली बार अपराध करते हैं तो 3 साल की जेल इसमें होगी, 3 साल की इसमें जेल होगी और साथ ही साथ 5 लाख तक का जुर्माना भी होगा। और अगर यही दूसरी बार भी दोहराते हैं तो दूसरी बार जब अपराध करेंगे तो 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद धारा 72 क्या है? तो आईटी अधिनियम की धारा 72 की बात करें तो ये गोपनीयता से संबंधित, ठीक है, कंप्यूटर के टर्म में गोपनीयता और निजता के उल्लंघन से संबंधित ये धारा है। धारा 72 जो प्रावधान करती है, इसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इससे रिलेटेड है, तो इसमें आपको 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना इसमें प्रावधान है। धारा 65 में क्या है? तो कंप्यूटर सोर्स कोड जो होता है कंप्यूटर का, उसके साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित है, जिसमें अगर आप पाए जाते हैं तो 3 साल तक का जेल और 2 लाख तक का जुर्माना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विपरीत क्या है? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड किसी को भी देखने, बदलने और वितरित करने के लिए जो है स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, यानी एक तरीके से फ्री होता है। ठीक है, एक बार बन गया, इसके बाद कोई भी इसमें जो है बदल सकता है, अपने अनुसार देख सकता है, वितरित कर सकता है उसका सोर्स कोड, तो उसको कहते हैं ओपन सोर्स। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? क्लोज सॉफ्टवेयर। क्लोज सॉफ्टवेयर को ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण में अगर हम देखें तो लाइनेक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इसके अलावा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा वर्जन? तो 3 और 4 वर्जन में सिर्फ आप बदलाव कर सकते हैं। फिर इसके बाद मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, लिब्रे ऑफिस है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, और अपाचे सर्वर। ठीक है, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और ये क्लोज सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो जिसका स्वामित्व क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या कंपनी होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर आप कह सकते हैं एप्पल के जो होता है इन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके क्लोज सॉफ्टवेयर। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया और मैक ओएस हो गया। आप इसको जब खरीदेंगे, कुछ पे करेंगे, तभी आप इसको जो है काम में ला पाएंगे, इस्तेमाल में ला पाएंगे। तो इस प्रकार ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के ट्रिप्स समझौते का सदस्य बना? ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, जो कि ये 1995 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 117 का आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें WTO की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन, जिसका फुल फॉर्म है WTO। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई कब? 1 जनवरी 1995 को ही स्थापना हुई। एक समझौता हुआ था, इसके तहत मार्कस समझौते के तहत जो है ये इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद इसमें वर्तमान सदस्य तो टोटल 166 देश इसमें वर्तमान सदस्य हैं। वर्तमान महानिदेशक की बात करेंगे तो नोंगजी
नोंगजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, नोंगजी ओकोंजो इवेला इसके वर्तमान निदेशक हैं। महिला, अफ्रीकन महिला जो कि ये कहाँ से हैं, ये नाइजीरिया से हैं, ठीक है, नाइजीरिया। तो यहाँ पे आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रमाणन प्राधिकरण यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रमाणन प्राधिकरण आपको इसके शब्द से पता चलता है कि इसका काम क्या होगा। इसका काम है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है। क्या काम होता है? डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करना, बी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ वीपो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, वीपो की अगर बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका फुल फॉर्म है, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करेंगे तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, तो बी पार्ट हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी सॉफ्टवेयर की हूबहू नकल करके उसे कम दाम पर या मुफ्त में बेचना क्या कहलाता है? तो किसी सॉफ्टवेयर की अगर हूबहू नकल करते हैं और उसको कम दाम या फ्री में बेचना हो तो उसको इंटर्म में क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, 1 नैनोमीटर का कौन सा हिस्सा होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है वो मीटर का कौन सा हिस्सा है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 अरबवां हिस्सा यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के काटने के लिए किस आणविक कैंची का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है? मालिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल जो करते हैं डीएनए को काटने के लिए, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस यानी कि सुनहला चावल को किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है? तो वो कौन सा जो है विटामिन है जिसकी कमी को पूरा करता है ये? तो 1 2 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, विटामिन ए, ठीक है। 1 2 3 का सी पार्ट विटामिन ए की कमी को ये पूरा करता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा होता है जो दूध को दही में बनाता है? यानी कि बैक्टीरिया का नाम बताना है जो दूध से दही में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दुनिया का पहला क्लोन किया गया स्तनधारी जीव कौन सा था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉली। एक भेड़ है जिसका नाम रखा गया डॉली, जो कि ये क्या था? दुनिया का पहला क्लोन किया गया स्तनधारी जीव था। बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ? तो बीटी कॉटन एक कपास की वैरायटी है जिसमें बीटी का अर्थ जो है बेसिलस थुरेंजिएसिस होता है, जो कि एक बैक्टीरिया मिट्टी में पाई जाने वाली बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी में कमल प्रभाव का क्या तात्पर्य है? ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसमें लोटस इफेक्ट होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है सतह का स्वतः साफ होना और पानी न सोखना, तो उसको कहते हैं कमल प्रभाव। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, पेनिसिलिन जो कि पहली एंटीबायोटिक थी, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? पेनिसिलिन की खोज की अगर बात करेंगे तो ये खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसकी खोज कब किया था? 1928 में इसकी खोज हुई थी। तो यह खोज किससे हुआ था? इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये खोज जो हुआ था ये जो है एक फंजाई से हुआ था, यानी एक कवक से हुआ था एक्सीडेंटली। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है पैतृक पहचान और अपराधियों को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 130, कार्बन नैनो ट्यूब की मुख्य विशेषता क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है ये बताना, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब की बात करेंगे तो यह जो होती है स्टील से 100 गुना मजबूत होती है और वजन में क्या होती है? बहुत हल्की होती है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ठीक है, तो जो दलहनी फसल होती है उनको जड़ों में जीवाणु जो पाया जाता है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन हवा में, उसका स्थिरीकरण राइजोबियम करता है, जिससे जो है पौधे उससे
वजन बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में स्टेम सेल का महत्व क्या है? ठीक है, चिकित्सा में स्टेम सेल की बात करेंगे तो 132 का आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, इनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है किसे माना जाता है? देखिए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है उसको वायरस को कहा जाता है। ठीक है, विषाणु को। जो सजीव है, ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है, तो ये इसके बीच की कड़ी कहा जाता है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। बायो रेमेडिएशन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायो रेमेडिएशन। 134 का आंसर क्या है? बायो रेमेडिएशन की बात करेंगे तो नई दवाइयां बनाना बायो रेमेडिएशन कहलाता है, बिल्कुल गलत है। जैविक खेती करना बिल्कुल गलत है, बायोडीजल होता नहीं है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषण को हटाना बायो रेमेडिएशन कहलाता है। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेड और बियर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है उपयोग किण्वन के लिए करते हैं? ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए ब्रेड और बियर जो बनता है उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 5 दिए गए हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, खमीर जो होता है, ईस्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका प्रयोग हम करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहाँ पर होता है, ये बताना है। चलिए, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहाँ होता है, इसका आंसर बताना है। 136 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट है, प्रयोगशाला में होता है, शरीर के बाहर। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नैनो मेडिसिन में लक्षित दवा वितरण यानी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का क्या लाभ है? ठीक है, नैनो मेडिसिन में लक्षित दवा वितरण की बात करेंगे तो टारगेटेड जो होता है उसका लाभ क्या होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है बी पार्ट। दवा सीधे बीमार कोशिका यानी कि जैसे कैंसर सेल है पर असर करती है, स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आंसर क्या है? बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस तकनीक का उपयोग क्यों करते हैं? पीसीआर का उपयोग। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? 138 का आंसर बी पार्ट है। डीएनए की लाखों कापियां बहुत कम समय में बनाने के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न है, एलिजा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, एलिजा टेस्ट जो होता है ये कौन सी बीमारी के लिए इसका पता लगाते हैं? तो 139 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। एड्स जो HIV है उसका प्रयोग इसका जो है बीमारी ये जो होती है इसका अगर पता लगाना है तो उसके लिए एलिजा टेस्ट करवाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। कवक यानी कि फंजाई के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? ठीक है, फंजाई के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? तो इसको अगर हम बात करेंगे वो कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी जो होता है इसमें क्या होता है? कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी में क्या होता है? फाइकोलॉजी जो है या फिर इसको कहा जाता है एल्गोलॉजी। क्या कहा जाता है? एल्गोलॉजी। ठीक है, एल्गोलॉजी की अगर बात करेंगे तो इसमें शैवाल, ठीक है, शैवाल का अध्ययन जो होता है वैज्ञानिक अध्ययन उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, या फिर एल्गोलॉजी। इसके अलावा वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन जो किया जाता है उसको कहा जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी जो इसको कहा जाता है आज की डेट में सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी, जो कि इसमें कोशिकाओं की संरचना, कार्य और प्रजनन का वैज्ञानिक अध्ययन करा जाता है। तो ये हो गया आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंटरफेरॉन क्या है? अगला प्रश्न बताना। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन जो होता है एक वायरस संक्रमण के जवाब में शरीर द्वारा बनाया गया प्रोटीन जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो चलाया गया इसका मेन उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था? 142 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य था मानव डीएनए के सभी जीनों की पहचान करना और मैपिंग करना, इसका मेन लक्ष्य था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड जो रोग है ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, किसके कारण जो है टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो इसके कारण जो होता है टाइफाइड होता है। नैनो रोबोट्स का भविष्य में सबसे बड़ा संभावित उपयोग किस क्षेत्र में माना जा रहा है? ठीक है, नैनो रोबोट्स, नैनो रोबोट्स का भविष्य में सबसे बड़ा संभावित
उपयोग जो है यहाँ पे 144 का आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर के अंदर जटिल सर्जरी और मरम्मत में जो है करने के लिए जो है नैनो रोबोट्स का प्रयोग करते हैं, तो सी पार्ट इसका राइट है। एडवर्ड जेनर को किस लिए जाना जाता है, एडवर्ड जेनर की बात करेंगे तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ये चेचक के टीके की खोज जो है इन्होंने किया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए की द्विकुंडलीय जो संरचना है इसका प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, वाटसन एंड क्रिक। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फुलरीन जिसे बकीबाल के भी कहा जाता है किस तत्व का एक अपरूप है, इसमें से फुलरीन जो होता है जिसे बकीबाल भी कहा जाता है, यह किस तत्व का एक अपरूप है, तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन, ये कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, फुलरीन किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, तो सी पार्ट इसका राइट है। मलेरिया रोग का वाहक जो है वेक्टर कौन होता है, मलेरिया रोग का वाहक जो होता है यानी कि वेक्टर जिसको कहा जाता है, ये कौन है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो 148 का आंसर क्या है, जो एनफ्लीज मच्छर होता है। ठीक है, उसमें कौन सा मादा यानी कि फीमेल जो एनफ्लीज मच्छर है, तो ये इसका रोग का वाहक होता है। ठीक है, मलेरिया रोग इसके काटने से, इस मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग हो जाता है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन राइट। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर जो है इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, तो नील हरित शैवाल। ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का हम प्रयोग करते हैं, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूध के पाश्चुरीकरण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए पाश्चुरीकरण जो है ये किसका नाम है, ये नाम से ही पता चलता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट है, लुई पाश्चर। ठीक है, पाश्चुरीकरण पाश्चर, लुई पाश्चर अपने नाम से, तो ये सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दूध का जो पाश्चुरीकरण करा जाता है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया पहला मानव इंसुलिन किस नाम से बाजार में आया था। ठीक है, आनुवांशिक रूप से जो पहला मानव इंसुलिन जो था जिसको तैयार किया गया था आनुवांशिक रूप से, ये बाजार में आया जब, तो उसका नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम था ह्यूमिलीन। ठीक है, क्या नाम था, ह्यूमिलीन नाम था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके प्रति सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, तो लाइकेन का प्रयोग अगर बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है ये किस प्रयोग के लिए सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है, अगर वायु प्रदूषण होगा तो वहां पे लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट इसका राइट है। आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, चांदी के नैनो कण का उपयोग वाटर प्यूरिफायर और बैंड एड में क्यों किया जाता है, चांदी के नैनो कण का उपयोग वाटर प्यूरिफायर और बैंड एड में क्यों करते हैं, तो ये इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि उनके जो जीवाणु रोधी हैं यानी कि एंटी बैक्टीरियल हैं, इनके गुणों के कारण इसमें इसका प्रयोग करते हैं वाटर प्यूरिफायर में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, बी पार्ट बिल्कुल राइट है। बीसीजी का टीका जो है किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो लगता है ये टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में तपेदिक रोग कहते हैं, तो इस बीमारी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। ठीक है, ग्यूरेन। तो इस प्रकार यहाँ पे टीबी के लिए ये टीका लगाया जाता है। आरएनए में डीएनए की तुलना में कौन सा बेस अलग होता है, आरएनए में डीएनए की तुलना में कौन सा बेस जो है अलग होता है इनमें से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 156 का आंसर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूरेसिल। आरएनए में डीएनए की तुलना में यूरेसिल जो होता है वो अलग होता है, तो सी पार्ट इसका राइट है। पादप ऊतक संवर्धन यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है कि वह क्षमता क्या कहलाती है जिससे पौधे की एक कोशिका पूरा नया पौधा बना सकती है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, जिससे क्या होता है, इससे पौधे की एक कोशिका जो है पूरा नया पौधा बना सकती है, तो वो क्या है, टोटीपोटेंसी है। सुपर बग का क्या अर्थ है, सुपर बग की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो सुपर बग जो होता है ये क्या होता है? तो एक बड़ा कीड़ा होता है, गलत है। सुपर बग कंप्यूटर वायरस होता है, ये भी गलत है। अंतरिक्ष से आया जीव, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ऐसा जीवाणु जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं, यानी कि रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? सुपर बग कहा जाता है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म में ये जो है क्या है जाएगा? सुपर बग जो है ये क्या है? ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जो है रेजिस्टेंट हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कार्य करते हैं? तो गोबर गैस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम है मेथेनोजेंस। ठीक है, मेथेनोजेनस जो है ये बैक्टीरिया क्या है? इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ए पार्ट इसका राइट है। वायरस रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? वायरस यानी कि विषाणु जो होते हैं रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये जो बने होते हैं उनका नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का भारत में प्रतिबंध क्यों है? एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है ये भारत में प्रतिबंधित क्यों है? इस पर जो है बैन क्यों लगाया गया है? तो इसका उपयोग जो है लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जा रहा था, इसलिए इसका जो है क्या है? भारत में प्रतिबंधित है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है किसने किया था, जिससे नैनो दुनिया को देखना संभव हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यह आविष्कार नाल और रस्का, ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? हीमोफीलिया की बात करेंगे तो ये एक आनुवांशिक रोग होता है, जेनेटिक रोग होता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बायोपेस्टिसाइड जैव कीटनाशक जिसको कहते हैं, इसके रूप में किस पेड़ के उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है? बायोपेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल जो किया जाता है वो नीम के जो है, नीम पेड़ है, नीम के जो पेड़ के उत्पाद हैं उनका व्यापक उपयोग किया जाता है। तो बी पार्ट इसका राइट है। जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों जैसे कि कोविड है, रेबीज है, को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेबीज जो है कुत्तों के काटने से होता है, कोविड अभी हाल फिलहाल में आया। तो ये जो सभी बीमारियां हैं जानवरों से फैलती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इस प्रकार की बीमारी को क्या कहते हैं जो जानवरों से फैलती हैं? तो इसको कहा जाता है जूनोटिक रोग। ठीक है, जूनोटिक डिजीज। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। सिरका के निर्माण में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? सिरका के निर्माण में जो जीवाणु है उसका प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती, कितने जोड़े पाए जाते हैं ये बताना है। तो वो होता है 23 जोड़े। यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नैनो सेंसर का उपयोग कृषि में किस लिए किया जा रहा है? नैनो सेंसर की बात करें तो ये मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की सटीक जानकारी के लिए किया जा रहा है। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 169। तो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों और कवक यानी कि फंजाई के बीच सहजीवी संबंध जो होता है तो उसको कहा जाता है माइकोराइजा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार जब होता है तो इसमें मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स घटने लगती है। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट है। भारत में आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये कार्य करती है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक गोंद यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहा जाता है जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है? तो उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, लाइगेज जो होता है डीएनए का वो क्या करता है? दो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज जो है, डीएनए लाइगेज जो है, इसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम भोजन कौन सा था जिसे बिक्री के लिए मंजूरी मिली थी? विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन कौन सा था जिसे बिक्री के लिए मंजूरी मिली थी? तो 173 का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। फ्लेवर सेवर टमाटर था जिसको बिक्री के लिए मंजूरी
मिली थी, जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन था। क्वेश्चन नंबर 174, जल में ई कोलाई जीवाणु की अधिकता किसका सूचक है? ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो ये अगर जल में ज्यादा है तो ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? पानी शुद्ध है या जल पानी में खनिज अधिक है, तो ये बताना। इस प्रकार यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि पानी सीवेज से प्रदूषित है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट है। क्वांटम डॉट्स क्या है? क्वांटम डॉट्स की बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नैनोमीटर आकार के जो है सेमी कंडक्टर कण हैं, जिनको कहा जाता है क्वांटम डॉट्स। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, प्रोबायोटिक्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा माना जाता है? तो प्रोबायोटिक्स का सेवन जो है स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा माना जाता है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोबायोटिक्स की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इनमें जीवित लाभकारी जीवाणु होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, इसलिए जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो बी पार्ट इसका राइट है। प्रायोन्स क्या है जो मैड काउ डिजीज का कारण बनते हैं? प्रायोन्स की बात करें तो 177 का सी हो जाएगा। संक्रामक प्रोटीन होता है। क्या होता है? इन्फेक्टियस प्रोटीन होता है, जो कि ये किसका कारण बनते हैं? मैड काउ डिजीज का कारण बनते हैं। सी पार्ट राइट है। विश्व से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया एकमात्र मानव संक्रामक रोग कौन सा है? तो उस संक्रामक रोग का नाम है स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक को अभी विश्व से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। H1N1 वायरस किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? H1 और N1 वायरस जो है ये वायरस का नाम है, जो कि ये स्वाइन फ्लू की बीमारी जो है उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है मुख्य रूप से, ये बताना। तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकान से बनी होती है जो सेल वॉल होती है किसकी? बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी का विचार सबसे पहले अपनी प्रसिद्ध लेक्चर देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम में किसने दिया था? ये किसका प्रसिद्ध लेक्चर है जिन्होंने इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का विचार दिया था? तो ये जो है रिचर्ड फेनमैन एक थे, जिन्होंने रिचर्ड फेनमैन, जो कि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का विचार सबसे पहले अपने प्रसिद्ध लेक्चर में दिया था। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध का क्या विशेषता था? जो प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है इसका नाम क्या है? रोजी। तो रोजी का जो दूध है इसमें क्या विशेष है? तो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें मानो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन था। ठीक है, इसमें क्या था? मानो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन था। तो ये विशेषता थी इस दूध की। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। डिब्बा बंद भोजन में विषाक्तता के लिए मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो 183 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है ये मुख्य रूप से जीवाणु है जो कि जिम्मेदार होता है डिब्बा बंद भोजन में विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग होने में। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ये कौन निर्माण करता है यहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निर्माण करा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं कणिकाओं के द्वारा, यानी WBC के द्वारा, जो कि लिम्फोसाइट्स होता है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बात करेंगे तो 185 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है? तो 186 की बात करेंगे तो ये केवल पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारण होता है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट राइट है। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन का क्या अर्थ है? बायोफोर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो 187 का यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फसलों में पोषक तत्व यानी विटामिन और खनिज की मात्रा बढ़ाना, उसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब फसलों में पोषक तत्व यानी कि विटामिन और खनिज की मात्रा को बढ़ाना कहा जाता है। तो बी पार्ट राइट है। कालाजार की बीमारी जो है किसके काटने से फैलती है?
कालाजार की बीमारी की बात करेंगे तो ये सैंड फ्लाई जो है, ठीक है, बालू मक्खी इसको कहा जाता है, इसके काटने से कालाजार की बीमारी फैलती है। आंसर यहाँ पे बी राइट, बी पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, माँ के दूध यानी कोलोस्ट्रम में पाया जाने वाला कौन सा एंटीबॉडी है जो नवजात शिशु को रोगों से बचाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस एंटीबॉडी का नाम क्या है, तो उसका नाम है IgA, ठीक है, क्या नाम है, IgA, जो कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, जो कि क्या है, नवजात शिशु को रोगों से बचाता है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। सनस्क्रीन लोशन में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए किस नैनो पदार्थ का उपयोग करा जाता है? सनस्क्रीन लोशन में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए किस नैनो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? तो वो है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो होता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इन दोनों का इस्तेमाल जो है, जो सनस्क्रीन लोशन है उसमें करते हैं, किसके लिए, पराबैंगनी किरणों के रोकने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, हैजा जिसको कालरा कहा जाता है, कालरा का जीवाणु का आकार कैसा होता है? ठीक है, हैजा जो होता है वो जो जीवाणु होता है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार होता है कोमा जैसा, ठीक है, कोमा जैसा, इस तरीके से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का विकास किसके उत्पादन के लिए किया गया था? हाइब्रिडोमा तकनीक जो होता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल उत्पादन के लिए किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 193, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत उपयोगी है, मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? प्लाज्मिड जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा, बैक्टीरिया में, जीवाणु में। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? CCMB, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है हैदराबाद में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा किया गया? रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर महोदय थे, इन्होंने खोजा था। कब खोजा था? 1902 में, ठीक है। ब्लड ग्रुप होता क्या है? तो RBC की सतह पर मौजूद एंटीजन के आधार पर रक्त का वर्गीकरण रक्त समूह कहलाता है। और इसमें 4 मुख्य प्रकार के रक्त समूह का वर्गीकरण है। पहले उसमें जाता है A समूह, B समूह, AB समूह और O समूह। ये 4 प्रकार के जो है मुख्य रूप से जो इनका वर्गीकरण किया गया है रक्त समूह। A समूह में A एंटीजन होता है, B समूह में B वर्ग समूह में B एंटीजन होता है, AB वर्ग समूह में A व B दोनों एंटीजन होता है और O समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। O- जो रक्त समूह है ये क्या होता है? ये सर्वदाता होता है, सार्वभौमिक दाता या सर्वदाता होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और AB पॉजिटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव जो ब्लड समूह है ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी कि सर्वग्राही। तो ये होता है सर्वग्राही, ठीक है। O- जो रक्त समूह किसी को भी रक्त दे सकता है और AB जो है किसी का भी रक्त इसमें से मतलब मनुष्य में ले सकता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1974 में किसने किया था? तो 1974 में सबसे पहले किया गया था नोरियो तानीगुची के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट राइट है। अगला क्वेश्चन, HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट सबसे विश्वसनीय माना जाता है? तो HIV संक्रमण जो होता है इसकी पुष्टि होती है वेस्टर्न ब्लॉट के माध्यम से। तो आंसर यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे विश्वसनीय HIV संक्रमण पुष्टि के लिए टेस्ट में सबसे विश्वसनीय इसमें से वेस्टर्न ब्लॉट विधि माना जाता है सबसे विश्वसनीय। और ऐसे एलिजा टेस्ट भी करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वेस्टर्न ब्लॉट दिया तो आंसर वेस्टर्न ब्लॉट ही सही होगा। चलिए, जैट्रोफा या रतनजोत के पौधे का उपयोग किस लिए किया जाता है? जैट्रोफा या फिर इसको कहा जाता है रतनजोत। तो ये जो पौधा है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं बायोडीजल बनाने में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज उस अवस्था को कहते हैं जब एक वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है और उन्हें मारता है तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है? डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम संबंधी विकार यानी कि गुणसूत्र से संबंधित जो बीमारी होती है उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रेबीज के विषाणु से संक्रमित व्यक्ति में कौन सा लक्षण है? रेबीज जो होता है ये कुत्तों के काटने से होती है बीमारी, ठीक है। तो संक्रमित व्यक्ति में लक्षण क्या होता है जब काट देते हैं? तो इसके माध्यम जब रेबीज की बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उस मनुष्यों को पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो रेबीज की विषाणु से संक्रमित व्यक्ति है जिसको पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और 18 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद वीडियो को करेंगे एंड। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में का क्या अर्थ है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये एक प्रजाति जैसे कि सुअर है से दूसरी प्रजाति जैसे कि मानव में अंगों का जो प्रत्यारोपण होता है तो उसको कहा जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? एथलीट फुट की नामक जो बीमारी होती है फंजाई के कारण, कवक के कारण होता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? भारत में विकसित कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है क्या है? पौधा है, कवक है, शैवाल है, जीवाल है। मशरूम जो होता है ये क्या होता है? तो ये एक जो है फंजाई है, कवक है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम की बात करेंगे तो एक प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका मुख्य कार्य, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलिए, मिनी माता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? मिनी माता रोग जो होता है ये कौन से धातु के प्रदूषण से होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4। मिनी माता रोग जो होता है ये पारा यानी कि मरकरी के जो धातु है इसकी अधिकता से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। रक्त का वो कौन सा समूह जिसे सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ठीक है, अभी यूपर बताया इसके बारे में। यूनिवर्सल डोनर की बात करेगा तो आप लगा दीजिएगा O नेगेटिव, ठीक है। और A पॉजिटिव जो है ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है यानी सर्वग्राही। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? जब सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है तो इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? तो इसका आरबीसी का आकार जो होता है अर्धचंद्राकार यानी कि या फिर इसको कह सकते हैं हसिया, तो हसिया या फिर अर्धचंद्राकार टाइप का हो जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न है। तो ये पड़ता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। बायोप्लास्टिक साधारण प्लास्टिक से कैसे अलग होता है? ठीक है, बायोप्लास्टिक एक साधारण प्लास्टिक होता है, तो ये दोनों अलग एक दूसरे से कैसे होते हैं? तो बायोप्लास्टिक जो होता है ये क्या होता है? जैविक स्रोत जैसे कि मक्का, गन्ना आदि से बनते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो साधारण प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे दोनों अलग हो जाते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। इटाई रोग किस तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? इटाई रोग की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। कैडमियम जो तत्व है इसकी विषाक्तता के कारण इटाई रोग हो जाता है। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। जीका वायरस मुख्य रूप से किस मच्छर द्वारा फैलता है? जीका वायरस की बात करेंगे तो एडीज एजिप्टी मच्छर है जिसके द्वारा फैलता है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो होता है ब्लड में होता है, ठीक है। और एंटीजन की अगर बात करेंगे तो 215 का आंसर क्या है? कोई भी बाहरी पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। डॉली भेड़ यानी डॉली सीप को क्लोन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉली सीप जो है या डॉली भेड़ इसको क्लोन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था इयान विल्मुट। क्या नाम था? इयान विल्मुट। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पानी में किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करेंगे तो पानी में ये किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये जो होता है सी पार्ट हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। डीएनए की दोनों लड़ियां आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी होती है? डीएनए की दोनों जो लड़ियां हैं आपस में किस बॉन्ड से
जुड़ी होती हैं। तो ये दोनों जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पोलियो की ओरल वैक्सीन जो ओपीवी है, 2 बूंद जिंदगी की खोज किसके द्वारा किया गया? पोलियो की ओरल वैक्सीन जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो उनका नाम था अल्बर्ट साबिन। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है मानेसर में, हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं पूरा ओवरऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।